सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 1 व्याकरण का भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में आपका भाषा और बोली तक हो चुका था। आगे नेक्स्ट हमारा आज बोली और भाषा में अंतर, यहाँ से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, बोली और भाषा में अंतर कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। प्राय भाषा और बोली शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम भाषा की जगह बोली बोल देते हैं, बोली की जगह भाषा को भी प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। बोली भाषा का अल्प विकसित या अर्ध विकसित, यानी कि अल्प विकसित थोड़ा सा विकास हुआ है जिसका, अर्ध विकसित मतलब आधा विकास हुआ है जिसका, उसको बोलते हैं। तो इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी कहा जा सकता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है, यानी कि 5-10 किलोमीटर दूर जाने पर इसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कहा गया है कि 4 कोस पर बदले वाणी, 2 कोस पर बदले पानी। 2 कोस पर यानी कि 2 किलोमीटर जाने पर हम जो है पानी में अंतर आ जाता है, और 4 किलोमीटर जाने पर वाणी में अंतर आ जाता है। वाणी मतलब बोली में भी अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। बोली में प्राय बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती। किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध हैं। मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि में उच्च कोटि के साहित्य रचना की है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, बोली और भाषा में काफ़ी सारा अंतर है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित नहीं होता है। बोली में बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य की रचना नहीं होती है, भाषा में हिंदी साहित्य की रचना की जाती है। उसके बाद आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है लिपि की, कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ बताई गई हैं। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है, और पंजाबी भाषा की लिपि जो है आपकी गुरुमुखी है। तो हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। हिंदी फिजी, सुरीनामा, त्रिनिडाड और मलेशिया आदि देशों में खूब बोली जाती है। फिजी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिजी एक देश है जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चीन की मंदारिन यानी कि चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे पहली भाषा है चीनी, और दूसरी जो भाषा है, सबसे बड़ी भाषा है जो वो क्या है? हिंदी है। सन 1991 की जनगणना के विश्लेषण के आधार पर अनेक विद्वान हिंदी को विश्व की सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। यानी कि ऐसा माना गया है कि 1951 की जनगणना के अनुसार कि हिंदी जो है विश्व के सबसे अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, ऐसा माना गया है। हिंदी और संस्कृत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इन्हें जैसा बोला जाता है वैसा ही इनको क्या है? लिखा जाता है। जब एक विश्व भाषा की बात की जाती है तो केवल हिंदी में ही विश्व भाषा बनने की सामर्थ्य दिखाई देती है। यदि भाषाओं में से बात की जाए कि विश्व भाषा कौन सी भाषा को बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य हिंदी भाषा में ही दिखाई देती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट भाषा और साहित्य। लिपि के विकास के साथ मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में संजो कर रखना आरंभ कर दिया।
जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन विचारों अथवा ज्ञान से परिचित हो सकें, वही संचित ज्ञान साहित्य है। अब क्वेश्चन तक कि साहित्य किसको कहते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। क्या है? ज्ञान के संचित कोश को, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ जो कोश है उसको क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। यदि हम सिंपल भाषा में बात करें कि जो कविताएं होती हैं आपकी वो पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, और जो आपके पाठ होते हैं वो आपके गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य साहित्य में साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का प्रयोग नहीं होता है और इनकी कोई अनिवार्यता भी नहीं होती है। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र आदि गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। पद्य साहित्य देख लीजिए। लय, तुक, यति, गति, छंद आदि को ध्यान में रखकर भावों एवं विचारों का जो संचय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पद्य साहित्य कहते हैं। इसी को कविता या काव्य भी कहा जाता है। पद्य क्योंकि गेय, भावपूर्ण और कर्णप्रिय होता है, इसलिए इसे गद्य की अपेक्षा याद करना अधिक सरल होता है। गद्य की तरह पद्य की भी अनेक विधाएं होती है, जैसे कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य, गीत, गजल, दोहा, कवित, कुंडलिया, ये सारे के सारे पद्य साहित्य की ही रचनाएं हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल, रहीमदास, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि हिंदी के बहुत प्रसिद्ध पद्य साहित्यकार हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपका ये हो चुका है भाषा और साहित्य भी। तो जो व्याकरण का और व्याकरण के जो अंग हैं, ये जो दो टॉपिक हमारे बच गए हैं, व्याकरण और व्याकरण के अंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इनको आप कृपया ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। धन्यवाद।